बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशा तस्करों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 3 नशा तस्करों के 4 ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बाबू खान, रवि सिगलीगर और बाबू खान की अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। पुलिस और प्रशासन साथ ही नगर परिषद अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है नशा तस्करों के खिलाफ। आपको बता दें कि उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। 4 ठिकाने हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है। बाबू खान और रवि सिगलीगर के साथ ये नशे तस्करों के कारोबार जुड़े हुए थे। इन्हीं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है प्रशासन की तरफ से। इस दौरान पुलिस और प्रशासन साथ ही नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे जब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिल रही थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह अवैध संपत्ति नशा तस्करों की है। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का काम किया गया है। 3 नशा तस्करों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी 4 ठिकाने जहां पर अवैध संपत्ति बनाई गई थी, उन घरों को, उनके फ्लैट्स को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर आपके हनुमानगढ़ के सामने आई है, जहां पर नशा तस्करों पर बुलडोजर एक्शन को देखने को मिला है। 3 नशा तस्करों के 4 ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू रामगढ़िया, ये जो नशा तस्कर हैं, इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और बुलडोजर एक्शन जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ये जो हनुमानगढ़ टाउन में ये कार्रवाई हुई है, ये 3 नशा तस्कर हैं, जिनमें बाबू खान, दूसरे का नाम भी बाबू खान है, एक रवि है। और ये इनके 4 ठिकाने 3 स्थानों पर थे हनुमानगढ़ टाउन में ही, जहां पर जो है पुलिस, प्रशासन, नगर परिषद के अधिकारी जो है मौके पर मौजूद थे। और इन्होंने जो अवैध अतिक्रमण कर रखे थे, अवैध रूप से संपत्ति बना रखी थी, उसको जमींदोज किया गया है। और जहां तक इनकी तार की बात है, तो जो पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान है, वो उन्होंने बकायदा स्पेशल इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो, कि ये लोग कहां से नशा लाते थे, कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं। इनमें एक व्यक्ति अभी जेल में है। कुल मिला के पुलिस जो है इनके सभी संपर्कों बाबत भी जानकारी जुटा रही है। और इनके जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध संपत्ति थी, उस पर आज बुलडोजर चलाया गया है। कहीं ना कहीं जो जिले में नशा बढ़ रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये बकायदा घर बने हुए, मकान बने हुए, इनमें कोई रह भी रहा था क्या? वो सामान भी अभी अंदर ही है, लोग भी वहां हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो मकान बने हुए हैं, इनमें ये जो नशा तस्कर है, इनके परिजन और ये खुद ही रहते हैं। मगर फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो भी अंदर सामान था, इनको कहा गया कि आप अपना सामान निकाल लीजिए। जो भी परिजन है उनको भी निकाला गया। उसके बाद ही अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। हालांकि कुछ सामान निकाला गया, कुछ रह गया। कुल मिलाकर जिले में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, उसमें ये एक अच्छा संदेश पुलिस दे रही है आमजन को कि इस तरह की जो भी कोई घटना है तमाम नशा तस्करों के लिए और लोगों के बीच में भी संदेश जाता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपकी अवैध संपत्ति के खिलाफ भी ऐसी बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। शुक्रिया राजू रामगढ़िया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली। अनिल हिरणवाल ने खुद को गोली मारी है। पंजाब के पटियाला में गोली मारी गई। सीआरपीएफ में डॉग ट्रेनर थे अनिल हिरणवाल, झुंझुनू के पिलानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खुद को गोली मार ली। यानी कुल मिलाकर सुसाइड करने की कोशिश सीआरपीएफ जवान की रही है। हालांकि वजह क्या रही अब तक साफ नहीं हो पाई है। अनिल हिरणवाल इनका नाम बताया जा रहा है। पंजाब के पटियाला में खुद को सीआरपीएफ के जवान ने गोली मार ली। डॉग ट्रेनर सीआरपीएफ में थे अनिल हिरणवाल और झुंझुनू के पिलानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खुद को गोली मारी है। और बात नीट पेपर लीक की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक केस में आज सुनवाई होगी। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया। परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया गया।
सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है और साथ ही कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवाल के जवाब मांगे थे। इसके बाद एनटीए की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, केंद्र की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया और केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर, अब इंतजार फैसले का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या अपना फैसला सुनाता है। तो कि तमाम छात्र जो है वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं और नीट को लेकर अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। एनटीए की तरफ से, केंद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और खबर ये मिल रही है कि परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया गया है केंद्र की तरफ से। चूंकि केंद्र कह रहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, सिस्टम फेल नहीं हुआ है, लिहाजा रीनीट नहीं होना चाहिए। वहीं तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि रीनीट होना चाहिए, यानी कि नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के मामले पर ही सुनवाई पिछली बार हुई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि लीक कहां तक हुआ है। और ऐसे में अब जो आज की सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आपको हर एक अपडेट देंगे। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं विधानसभा, 16वीं विधानसभा का बजट सत्र और प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें सीधे आपके उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी जो मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश है कि एक रिविजनरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी है, उनसे अपील की जाए और उनका जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला कोर्ट में है और सब जुडिस है, इसलिए सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती है। और कोई पूरक? एक नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये स्टे कार कोर्ट का तो ब्यौरा नहीं दिया, मगर मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं केवल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार अच्छा वकील करके और इस स्टे को या गवर्नमेंट इस कोर्ट को कह के इस माइंस को चालू करवाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। बहुत बड़ी माइंस है और इसको चालू करेंगे तो वहाँ पे स्थानीय रोजगार, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस माइनिंग को चालू करवा के रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हिंदुस्तान जिंक का ही घाटा नहीं हो रहा है, हमारी जो रॉयल्टी है उस पर भी नुकसान हो रहा है। तो उसके अंदर स्टेट भी सफ़र कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी भी सफ़र कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हो रहा है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करने की, इसको अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट के अंदर हमने कोर्ट अर्ली हियरिंग की लगाई है, जल्दी करवाई है। और लास्ट जो हियरिंग थी वो अक्टूबर 2023 में थी। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के पूरे प्रयास करेंगे। श्री प्रताप सिंह जी, मैं सरकार से प्रताप सिंह जी सरकार से पूछना चाहूँगा कि अभी रॉक फॉस्फेट का जो काम है राजस्थान में कौन सा विभाग कर रहा है और इससे जो कब्जा लिया है वो कब्जा अभी किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक से माइंस बंद होने के बाद में जो कब्जा लिया, हिंदुस्तान जिंक ही मालिक है, वही कोर्ट में गई है। अब उसने किसके साथ क्या अग्रीमेंट्स किए हैं ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ये उसने किसके साथ उसके इन्वेस्टमेंट किसके उसके पास में है, कौन उससे साझेदारी है, कौन उसका कोर्ट में है, कोर्ट में नॉट इन द परव्यू ऑफ द क्वेश्चन। कोर्ट में है अब तो। जब इसका कब्जा सरकार के पास है, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अर्ली हियरिंग जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फॉस्फेट का पूरा काम राजस्थान में RSMM कर रही है, तो इसका भी सरकार चलाए, सरकार लोगों को रोजगार दे। किसी प्राइवेट को देने का क्या मतलब? अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ क्या सरकार क्या? श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रश्न संख्या 32। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजन्या, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट A पर प्रस्तुत है। खंड 2, उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग
वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे क्या? तो माइनिंग विभाग से जुड़े हुए सवाल जवाब चल रहे थे विधानसभा के अंदर। लगातार आपको वहां पर कार्रवाई के बड़े बिंदु बताते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस की जड़ों तक जैसे जैसे पुलिस पहुंच रही है, चौंकाने वाली खबरें, पर्दाफाश उन पर हो रहा है। मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो कुछ बताया उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। वर्ली हिट एंड रन केस में सनसनीखेज खबर। आरोपी मिहिर शाह ने कबूला रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। मिहिर शाह वो आरोपी जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मिहिर शाह वो आरोपी जो कावेरी नखवा की जान लेने के बाद 72 घंटों तक पुलिस से भागता रहा। अब उसी मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद 16 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान मिहिर शाह ने पुलिस के सामने जो सच कबूल किया है वो मिहिर और उसके परिवार की मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि मिहिर शाह ने ये बात कबूल की है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी वही चला रहा था। पुलिस को पता चला है कि मिहिर शाह ने जानबूझकर गाड़ी में फंसी कावेरी नखवा को घसीटा था। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद मिहिर 2 किलोमीटर तक कावेरी नखवा को घसीटते हुए ले गया था। इसके बाद गाड़ी के बोनट और इंजन में फंसी कावेरी नखवा को बाहर निकाला और फिर से दोबारा गाड़ी चढ़ाते हुए बांद्रा की तरफ भाग गया। कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला है कि गहरे जख्मों की वजह से उनकी मौत हुई। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 से 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से कुछ लोग हादसे के चश्मदीद भी हैं। और अब खबर ये भी है कि ड्राइवर राज ऋषि विदावत और मिहिर शाह को आमने सामने बैठाकर भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि घटना स्थल पर गाड़ी में लगे शिवसेना के स्टिकर को किसने हटाया। पुलिस को ये भी पता लगाना है कि घर के किस किस सदस्य ने मिहिर शाह की मदद की। इसलिए पुलिस किसी भी सदस्य को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। मिहिर शाह ने पुलिस को ये भी बताया है कि उसके पास लाइसेंस है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास वो लाइसेंस नहीं पहुंचा है। मिहिर शाह से पूछताछ में ये भी पता चला है कि पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। इसलिए पुलिस अब ये भी पता लगाएगी क्या किसी ने मिहिर का हुलिया बदलने में उसकी मदद की। उधर ये मामला सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता पद से हटा दिया गया। पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो इस वारदात के दौरान मिहिर का किसी न किसी रूप में साथ देते रहे। ले चलते हैं बाड़मेर, बड़ी खबर जहां पर करप्शन के खिलाफ एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिजली विभाग के एईएन को ट्रैप किया गया है। एईएन सुरेंद्र कुमार को 5000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। 3 फेज बिजली लोड करने की एवज में घूस मांगी गई थी। 10,000 रुपए पहले ही आरोपी एईएन ले चुका है और अब उसे ट्रैप किया गया है। एसीबी का बड़ा एक्शन करप्शन के खिलाफ बाड़मेर में देखने को मिला है, जहां पर बिजली विभाग के एईएन को ट्रैप किया गया। सुरेंद्र कुमार
उसका नाम बताया जा रहा है। 5,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया और बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए पहले ही रिश्वत में ये आरोपी एईएन ले चुका है। 3 फेज बिजली लोड करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी आरोपी एईएन की तरफ से, जो अब एसीबी की गिरफ्त में आ गया है। उसे ट्रैप किया गया। 5,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी एईएन को ट्रैप किया गया। फर्स्ट ऑन न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, जहां पर एईएन जो आरोपी है उसे ट्रैप किया जा रहा है। एसीबी ने रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पीसीएस ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले की तरह एक मामला यूपी के झांसी से भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेखपाल बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। नीरज का अपनी पत्नी ऋचा पर आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी ऋचा ने उससे दूरियां बना ली। पीसीएस ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले की तरह एक मामला यूपी के झांसी से भी सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेखपाल बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। नीरज का अपनी पति ऋचा पर आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी ऋचा ने उससे दूरियां बना ली। उसको आज लेखपाल का नियुक्त प्रमाण पत्र मिला है और उसकी पत्नी ने लेखपाल बनने के बाद उसको छोड़ दिया है। नीरज का दावा है कि उसकी और ऋचा की पहली मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। पहले मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीरज के मुताबिक बाद में दोनों ने ओरछा की एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद नीरज ने दावा किया कि ऋचा अधिकारी बनना चाहती थी और उसने उसके सपनों को सच करने के लिए पढ़ने का पूरा मौका दिया। इनका लेखपाल के लेटर आया इनके पास नौकरी के लिए, तो मेडिकल के लिए जो हमारे घर को छोड़ के चली गई। उसके बाद ये कहती हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई हर जगह। नीरज के मुताबिक लेकिन जब उसकी पत्नी को लेखपाल का ऑफर लेटर मिला तो उसके तेवर ही बदल गए। और अब आपको बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पिछले 40 घंटे से बद्रीनाथ हाईवे ठप पड़ा है। खोलने का काम हालांकि जारी है। पाताल गंगा में भी पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। जगह जगह रास्ता बंद होने की वजह से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। यात्रियों का कहना है कि जोशीमठ में होटल मालिक डबल पैसे वसूल रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद है, पहाड़ खिसक रहे हैं, बाढ़ दरक रहे हैं और ऐसे में अब जहां जो तमाम यात्री थे, पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उन्हें जाहिर तौर पर आसपास के होटल में शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन उनका यह कहना है कि जोशीमठ में हाल तो यह है कि जहां भी हम होटल में जा रहे हैं वहां के मालिक हमसे डबल पैसे वसूल रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। हालांकि रास्ता जो बंद पड़ा है, इस हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन चूंकि अब जाहिर तौर पर यात्रियों को आसपास होटल्स में ही जाना पड़ रहा है, वहां पर ठहरना पड़ रहा है और ऐसे में फायदा उठाते हुए होटल्स ने डबल पैसे किराए के कर दिए हैं। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव की 100 खबरें।